.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार अगेन। तो हम बात कर रहे थे आईपीओज की, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट अगेन। तो आईपीओज की जब हम बात करें तो आईपीओज एक ऐसी जगह है जहां पर शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप अपना हैंड ट्राई कर सकते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक मैं आपको बताता हूँ, 2008 से लेकर 2020 तक पूरे कितने साल हो गए, 12 साल। 12 साल में एक साल भी ऐसा नहीं गया है जिसमें आईपीओ इन्वेस्टर्स को निगेटिव रिटर्न मिला है। आईपीओ इन्वेस्टर मतलब एक सिंपल कैटेगरी उन लोगों की होती है कि जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आईपीओ को, और उस आईपीओ को जिस दिन वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है उस दिन वो शेयर्स बेच देते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट हुआ सेल करना है। ये स्ट्रेटेजी जिन जिन लोगों ने फॉलो की है उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला है। अगर आपने 2020 की बात करें, ऐसे ही आप करते तो 4 आईपीओ आए, उसमें आपको 73% का रिटर्न मिलता 2020 में। 2019 में इट वाज अराउंड 116%। इसी तरह के रिटर्न्स आपको मिलते गए हैं। एक दो साल ऐसे है, 2008 में आपको लगभग 800% रिटर्न मिलता। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते तो 2013 में भी आपको अराउंड 500-600% का रिटर्न मिलता एक साल के अंदर, राइट। तो ये सारी चीजें, मतलब इसमें ये भी नहीं किया गया कि अच्छी कंपनीज ढूंढना या गलत कंपनीज ढूंढना। हम बात करते कि कोई कंपनी कोई भी हो, जितने भी आईपीओ आए डायरेक्टली आपने चुना उन्हें, उसमें इन्वेस्ट किया आईपीओ में, और जिस दिन वो लिस्ट हो गया बेच दिया। सो दैट स्ट्रैटेजी हैज वर्कड कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूअसली एक साल भी नेगेटिव रिटर्न नहीं है, एक साल भी। इट हैज नेवर हैपेंड। इवन क्राइसिस के टाइम भी यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न मिले, ऑल्दो बाकी सारे इक्विटीज में नेगेटिव रिटर्न्स थे। तो अगर आपको स्पेकुलेशन करना ही है, स्पेकुलेशन आपको करना है, तो यहाँ पर आप अपना हैंड ट्राई कर सकते हैं आईपीओ इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा बाकी जगह बहुत ज्यादा रिस्क है। सो चांसेस ऑफ लूजिंग मनी आर वेरी वेरी हाई इन अदर थिंग्स व्हेन इट कम्स टू स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन देखो, स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात होती है, और कम ही करना चाहिए आपको। जितना कम कर सको उतना ज्यादा, उतना कम उतना अच्छा, और ज्यादा फोकस करो इन्वेस्टमेंट पर। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा। अलग अलग अकाउंट रखना है, मिक्स नहीं करना है। स्पेकुलेशन अलग अकाउंट से करना है, इन्वेस्टमेंट अलग अकाउंट से करना है। तो ये स्ट्रेटेजी आप ध्यान में रख सकते हो अगर आपको स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म चाहिए। देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग हमने बात की कि हमें चाहिए सब कुछ क्विकली, तुरंत कहाँ से रिटर्न मिलेगा, यहाँ से या वहां से। तो स्टॉक मार्केट वो जगह नहीं है जहाँ पे तुरंत रिटर्न मिले। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए ही तुरंत, तो आप बस आईपीओ में फोकस करो, बाकी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। बट वेन इट कम्स टू अदर थिंग्स, जब हम ज्यादा रिटर्न की बात करते हैं, रिच बनने की बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो आपको पैसिव इनकम कमाना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता हुआ। यानी कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मल्टीपल में रिटर्न मिलना चाहिए। 10-15% पर प्रॉफिट बुक करना, दैट्स नॉट एट्रीब्यूट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो कभी नहीं करेंगे कि 10% प्रॉफिट या 50%, 100% प्रॉफिट हुआ तो बुक कर लिया। दे आर लॉन्ग टर्म प्लेयर, नो ब्लैक हॉर्सेस। फोकस उनका ये रहता है कि अगर मैं 5-10 साल का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत मल्टीपल्स में बहुत अच्छा रिटर्न लगातार मिल सके। ये उनका फोकस होता है। ये नहीं होता कि 50%, 60% पे प्रॉफिट बुक करना। तो ये भी बात ध्यान दीजिए कि अगर कोई ज्यादा टाइम दे रहा है तो उस हिसाब से ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उन्हें लॉन्ग टर्म में मिल सके रादर देन शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे रिटर्न लेने के बजाय दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बिग बिग रिटर्न। तो आप भी ये चीज जरूर ध्यान रखिए। स्पेकुलेशन की जब बात है तो आईपीओ पर आप ध्यान दे सकते हो। लॉन्ग टर्म की बात है तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती है। कोई कंपनी आपको ऐसी ढूंढनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आपको प्रोडक्ट सर्विसेज देखने पड़ेंगे, पहला पार्ट। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे डिटेल में कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, डेट कितना है, प्रॉफिट कितना है, कैश फ्लो कितना है, उसके बाद रिजर्व्स है या नहीं। Investments in कंपनी को अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो उसके लिए कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है या नहीं, किस तरह के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट बेस्ड तो नहीं जा रही है, प्रॉफिट मार्जिन सही तो है या नहीं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगेन मैनेजमेंट सही है या नहीं, या फिर यस बैंक जैसा हो जाएगा कि कंपनी ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया, इन्वेस्टर्स कंगाल। तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद वैल्यूएशन निकालना कि ठीक है कंपनी अच्छी है लेकिन कंपनी महंगी है या सस्ती है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। कई सारी चीजें हैं, तो ये चीजें भी आप जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बट ये सारी चीजें आज यहाँ पर वेबिनार में सारी चीजें कवर करना मुश्किल है। काफी सारी चीजें हम टाइम टू टाइम आपसे कन्वे करते रहते हैं। लाइव कोर्स भी हमारा चल रहा है, आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके हमारे Finusions.com, जिसमें ये सारी चीजें जो हमने बताई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है, जिसे करने के बाद आपको बाकी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू पिक कंपनीज योरसेल्फ, राइट। और कुछ बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हमने वेबसाइट पे अभी लाई है। नई वेबसाइट है हमारी, तो कई सारी न्यू कंटेंट और नई नई चीज़ें हमने लाई है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स।
पहला हमने देखा सबसे रिस्की गोल्ड्स, मेटल्स एंड क्रिप्टो करेंसीज, देन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह। बट म्यूचुअल फंड में रिस्क कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में आप खुद स्टॉक पिक नहीं करते, बट रिस्क तो है ही। स्टार्टअप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करो, वो कंपनी ग्रो होगी तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, नहीं ग्रो करेगी तो वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ इक्विटी में रिस्क है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट रिटर्न्स भी यहीं पे ऐसे ही मिलते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। कंपनी सिंपल आपको ढूंढना होता है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो उन पर आप सबसे पहले फोकस कर सकते हो कि मैं फिलहाल कौन से प्रोडक्ट यूज़ करो। आप अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो एप्पल का, आप प्रोडक्ट यूज़ करो, एप्पल तो खैर इंडिया लिस्टेड कंपनी है, लेकिन उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रहेगी कंपनी में, प्रोडक्ट में, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। रॉयल एनफील्ड बनाती है आइशर मोटर नाम की कंपनी, लगता है रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आगे चल के करनी पड़ेगी। सो रिमेंबर दिस थिंग्स। देन तीसरी चीज़ आती है फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर रिस्क नहीं होता है, राइट। बैंक, गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बॉन्ड तो सबसे सेफ है, इवन गवर्नमेंट की बैकिंग होती है उसमें, तो बैंक से भी ज़्यादा सेफ है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड और एफडीज, ये तीसरी कैटेगरी है। तो अब करना कैसे है प्लान पोर्टफोलियो का, इसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से। सबसे पहले दो, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम की? सबसे पहली स्टेप है सेविंग्स। सबसे पहली स्टेप ये नहीं है कि अच्छी कंपनीज ढूंढना, सबसे पहली स्टेप ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, सबसे पहली स्टेप है सेविंग करना। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप 7 से 8 स्टेप्स हैं जिसे हम समझेंगे वन बाय वन। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट स्टेप, एंड फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको सेविंग करनी है। और सेविंग करनी कितनी है, कैसे करनी है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपको अगले 2 साल बाद अगर कंप्लीटली फ्रीडम पानी है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। आज के रूल्स आपको हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, तो ही जाके चीज़ें होगी। और ये भी चीज़ें जो हम बता रहे हैं यहाँ से स्टेप्स, आपको पेशेंस और परसिवियरेंस मतलब चीज़ें कितनी भी डिफिकल्ट हो जाए तो भी उस चीज़ को फॉलो करना, उसे कहते हैं परसिवियरेंस। सबसे पहली स्टेप है पेशेंस और परसिवियरेंस के साथ आपको फॉलो करनी, वो है सेविंग। अब करनी कैसे, इसके कुछ स्टेप्स बताते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली होने वाली चीज़ है, प्रैक्टिकली की है, करके देखी है, लोगों को बताई है, उनसे करवाई है, उसी एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि मेरे भैया की स्टोरी बताता हूँ कि ही इज द वन कि जिनको सेविंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और लेट से इनकम उनकी 30,000 थी, तो उनके खर्चे थे 35-40,000 के, चीज़ें ज़्यादा खरीदना, क्रेडिट कार्ड सिस्टम यूज़ करना, मतलब इनकम कम खर्चे ज़्यादा। लेकिन फिर जब ये स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की तो आज वो सेविंग भी करते हैं, सिर्फ सेविंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अलग अलग जगह पे एक्टिविटीज़ में भी करते हैं डायरेक्टली, और म्यूचुअल फंड में भी करते हैं। हर महीना पूछते हैं कि प्रसाद कहाँ पे करें इस बार, म्यूचुअल फंड में कैसे करें, क्या करें, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट हो सकती है, इस तरह की चीज़ें पूछते रहते हैं हर महीने, लगभग हर महीने। अभी उनको रिसेंटली ही इज ब्लेस्ड विद डॉटर, तो फिर डॉटर के लिए कैसे सेव, मतलब क्या क्या करना है, कौन कौन से, उनका ये सवाल नहीं रहता है कि सेविंग करनी है, पैसा करना है, बस कहाँ पे करना है, कैसे कर हो सकता है, वो चीज़ें वो आज उनके क्वेश्चंस है। तो दैट द होल थिंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, बिकॉज सिंपल सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेविंग करेंगे मंथ के आखिर में, डोंट डू दैट। देयर इज वेरी सिंपल फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला है। फार्मूला यही है कि सेविंग जो करोगे मंथ के स्टार्ट में करनी है, जैसे सैलरी आई शुरुआत करो 10। Is your phone filling up with photos and videos and feeling slower by the day? That's why we made Files, the cleanup app from Google that helps you free up space on your phone. Files gives you suggestions to get more space. It lets you review the files you might want to keep and delete the ones you don't need. 10% से, डोंट स्टार्ट विद 20, 30, 50, 60%, डोंट डू दैट, स्टार्ट विद 10। आगे चल के जैसे जैसे चीज़ें बैलेंस होती जाएगी फिर आप अमाउंट बढ़ाइए, ठीक है। स्टार्ट विद 10%। जैसे कि आपकी सैलरी लेट से है 20,000 रुपये या 30,000 रुपये, 30,000 पकड़े, 30,000 आपकी सैलरी है तो उसका 10% 3,000 रुपीज़। स्टार्ट विद 3,000 रुपीज़, इन्वेस्ट 3,000 रुपीज़ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अगले महीने सैलरी थी 30,000 की, 10% यानी 3,000 अगले महीने निकालो। कहाँ पे करना है उसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। पहले बात करते सेविंग की। हर महीना 3,000 रुपये, इस तरह 10% आपको करना है। सैलरी बढ़ गई 30 की 40 हो गई, 10% कितना हुआ 40,000 का, 4,000 रुपये। इन्वेस्ट दैट, सीधा साइड में रखना है। अब ये जो 4,000 रुपये आपने रखे हैं, देखो पहली स्टेप तो ये है कि 10% निकालना है सैलरी का हर महीने शुरुआत में, बाद में कभी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर कोई प्लान करेगा कि मैं यही खर्चे करूंगा स्टार्ट में और उसे भूल जाओ, उसे याद भी मत रखो कि आपने 10% निकाला है। जस्ट अज्यूम दैट योर सैलरी इज 27, जब हाइक हो जाएगी तो मानो ही नहीं, समझ लेना कि 40,000 सैलरी हो गई है, 4,000 10% उसका 4,000 है, 4,000 इन्वेस्ट करो तो समझ लेना कि आपकी सैलरी ही 36,000 है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखो।
सो नाउ आपने सेविंग कर ली। सेविंग करते टाइम दो अकाउंट्स आपको बनाने हैं। और ये दो अकाउंट क्या है? एक है आपका इमरजेंसी फंड, एक है इन्वेस्टमेंट फंड। देखो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, आपको बता के नहीं आएगी, कभी भी बहुत बड़ी आ सकती है। कोई लेट से हॉस्पिटल के खर्चे आ गए बहुत बड़े, या फिर किसी और चीज़ के खर्चे अचानक से आ गए, तो होता है। मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं घर में, किसी की शादी होती है, या किसी को घर बिल्ड करना है, बाकी सारी चीज़ें हैं। इमरजेंसी में कुछ हॉस्पिटल्स भी मेनली रहते हैं जो इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी खर्चे हो सकते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि एक इमरजेंसी फंड आपको बनाना है। इमरजेंसी फंड में क्या क्या रहेगा कि कुछ पैसा जो आपने 4,000 रुपये निकाले साइड में, उसमें से लेट से कुछ अमाउंट की आप इंश्योरेंस निकाल लें, ताकि वो हेज कर सको आप उस रिस्क को कि एकदम जो मेरे पे खर्चा है वो ना आए। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो आप सबका, जो भी है, जो जो इंश्योरेंस आपको सही लगता है उस अमाउंट से। तो पहली हो गई इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में आप उस 4,000 में से 10% अमाउंट हटा दो। 4,000 के 10% कितना? 400 रुपये। तो 400 रुपये इमरजेंसी फंड में डालो। इमरजेंसी फंड आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, वो सेविंग अकाउंट में किसी अकाउंट में रखो, या फिर लिक्विड फंड होता है म्यूचुअल फंड का एक टाइप। लिक्विड फंड में क्या होता है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, बट आपको रिटर्न भी मिलते हैं सेविंग अकाउंट से अच्छे। सो यू कैन पुट दैट मनी इन लिक्विड फंड्स। करना क्या है आपको? सिंपली जितनी अमाउंट है टोटल, उसका 10% आपने क्या किया? सेविंग किया। उस अमाउंट का मतलब उस 10% का 10% आपको इमरजेंसी फंड में डालना है एटलीस्ट, उससे कम मत करो, ठीक है? इमरजेंसी में उतना अमाउंट चाहिए, तो उससे आप अपने बाकी चीज़ें कवर करो, ठीक है? अगर आपको अकाउंट में रखना है अकाउंट में रखो, और वन टाइम में कुछ इंश्योरेंस निकालने हैं तो वो भी आप निकाल लो। तो ये हो गया पहला पॉइंट इमरजेंसी फंड का। इमरजेंसी फंड करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके कितने बात बचे? अज्यूम कर रहे हैं हम आपकी सैलरी है 40,000 रुपये। 40,000 के 4,000 आपने यहाँ पे डाल दिए। इस पूरे फंड में 4,000 में से 400 आपने निकाल के कहाँ पे डाले? 400 हो गया आपके इमरजेंसी फंड में, 3600 रुपये आपके हो गए इन्वेस्टमेंट फंड में। अभी 3600 रुपये का करना क्या है? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि इस 3600 रुपये का करना क्या है। 3600 रुपये का अलग अलग एसेट क्लासेस में पहले तो आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन पहला सवाल आपका ये रहेगा कि मेरी अमाउंट ही इतनी छोटी है, तो फिर मैं अलग अलग एसेट में कैसे इन्वेस्ट कर पाऊँ? लेकिन देखो शुरुआत में आपकी अमाउंट छोटी रहेगी, लेकिन जल्दी बहुत बड़ी बनेगी। 10 महीने बाद आपकी जो 3600 रुपये हैं हर महीने के, वो 36,000 रुपये बन जाएंगे। हो गई ना बड़ी अमाउंट? गॉट इट? तो शुरुआत में छोटी अमाउंट लगेगा कि डाइवर्सिफाई वगैरह कैसे करना है, तो शुरुआत में नहीं किया चलेगा, शुरुआती कुछ मंथ्स, लेकिन जल्दी आपका पैसा कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत तेजी से। ना आप ध्यान दीजिए, 3 तरह की मेनली कैटेगरीज होती है। एक होती है वो लोग जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, एक वो होते हैं जो मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं, एक वो होते हैं जो रिस्क। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताता हूं जिसका नाम है एक्सपर्ट ऑप्शन। इस पर आप रिस्क लेना नहीं चाहते। 3 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी की बात करते हैं वो लोग जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उनको अपने पोर्टफोलियो का 70% हिस्सा, अपनी इन्वेस्टमेंट का 70% हिस्सा वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। रेस्ट 20% वो जो जिनके अंडरलाइंग एसेट काम नहीं करते उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रेस्ट 10% दे कैन इन्वेस्ट इन एफडीज एंड बॉन्ड्स। गॉट इट? 70% एक्विटीज़ में। एक्विटीज़ में आप 2-3 तरह से कर सकते हो, या तो डायरेक्टली स्टॉक में डालो कुछ, इसमें से कुछ म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। 70% एक्विटी मतलब उसमें म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट दोनों आ गए, ऐसा नहीं कि अलग अलग, दोनों आ गए। तो दोनों मिलकर उसमें भी एक्विटी के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे, तो दोनों में भी करना है। एक तीसरा पॉइंट एक्विटी के बारे में। और 20% आप उन एसेट क्लासेस में डाल सकते हो जिनका अंडरलाइंग एसेट काम नहीं करते, जैसे कि गोल्ड। और फिर 10% वो आप एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये हो जाए। तो इमरजेंसी फंड में आपका रिस्क फैक्टर मतलब इमरजेंसी का चीज़ कवर होगी, और बाकी यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कवर होगी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? सो नेक्स्ट चीज़ ये है कि मीडियम रिस्क के बारे में। जो लोग मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं, दे कैन पुट 50% अमाउंट इन इक्विटीज। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में उन्होंने डालना चाहिए 50% पैसा, और रेस्ट जो पैसा है वो उन्हें डिवाइड करना है। जो मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं उनको गोल्ड और बाकी चीज़ों में भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। दे कैन पुट 15% मतलब 15% पैसा वो उन एसेट क्लासेस में डाल सकते हैं जिनका अंडरलाइन काम नहीं करता है। रेस्ट 35% वो उन एसेट क्लासेस में डाल सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो एफडीज, गोल्ड्स वगैरह, राइट? सॉरी, एफडीज एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट बॉन्ड में भी भारत बॉन्ड आपने नाम सुना होगा, तो भारत बॉन्ड के जरिए आप उसमें भारत बॉन्ड है कुछ तरह के। पहले क्या था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप जैसे मेरे जैसे, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे बॉन्ड में, लेकिन गवर्नमेंट अब नई नई स्कीम्स लेके आ रही है और वो मेक श्योर कर रही है कि बॉन्ड में भी पब्लिक इन्वेस्ट कर पाए। तो आप एफडी से अच्छा बॉन्ड माना जाता है। अगर आप मैच्योरिटी से होल्ड करते हो तो टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, जिनको बहुत कम रिस्क लेना है, तो उनको ट्राई करना चाहिए कि 25% पैसा अपना इक्विटीज़ में, एंड रेस्ट
बाकी चीज़ों में भी उनको 50 to 70% पैसा अपना 50 to 70% पैसा उनको रखना चाहिए एफडीज और बॉन्ड में। 50 to 70% पैसा एफडी बॉन्ड में, रेस्ट 5-10% जो भी बचा है वो उसे डाल सकते हैं गोल्ड वगैरह में। तो गोल्ड की एक बात है, आप सभी से बताता हूँ कि गोल्ड का मेन इशू ये है कि गोल्ड कंट्री को इंपोर्ट करना पड़ता है। हम गोल्ड को कोई इंडिया में जितना हमारी नीड है उतना हम इंडिया में निकाल नहीं पाते हैं, तो वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट ऑलरेडी बहुत कम है, तो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है तो इंडिया का जो गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रेड डिफिसिट उसे कहते हैं। ट्रेड डिफिसिट जितना ज़्यादा कंट्री उतनी ज़्यादा वीक होने लगती है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि ट्रेड डिफिसिट किसी भी कंट्री की बहुत कम होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए आप कंट्री को हेल्प करने के लिए गोल्ड खरीदो, लेकिन कम खरीदो तो बेहतर है। सो डू रिमेंबर दिस थिंग। एक्चुअली ये वेबिनार हमने 14